दोस्तों, स्वागत है अर्थव्यवस्था के अगले चैप्टर में। तो अगला टॉपिक है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे पहले हमने कौन कौन सी अर्थव्यवस्था देखी है? तो पूंजीवादी हमने देख लिया है। पूंजीवादी के विरोध में आई थी साम्यवाद या समाजवाद, इनको भी हमने समझा। अब जो है इन लोगों के जो अब इसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगी। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या करती है कि दोनों को कहीं ना कहीं पूंजीवाद में जो कमी थी और जो कमी साम्यवाद या समाजवाद में थी, उन दोनों को मिक्स करके मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई। और भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया उसको नेहरूवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा यही है कि इसमें कुछ पूंजीवादी गुण होगा, कुछ जो है समाजवाद का गुण होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेके अर्थव्यवस्था चलती है ये वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जहाँ पे निजी और सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी, तो जहाँ पे निजी और सरकारी दोनों तरह से काम होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कभी बार बार पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही है कि यहाँ पे निजी मतलब होता है प्राइवेट, और सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक या मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व रहता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ संसाधनों पे, अधिकतर संसाधनों पे राज्य का अधिकार होता है, जो समाजवाद की ओर तरफ दिखाता इंगित करता है। और कुछ जो है थोड़ा संसाधन पे प्राइवेट का भी अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जो कि पूंजीवाद की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो दोनों का समन्वय से मिश्रित अर्थव्यवस्था आई है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। तो नेहरूवादी क्यों कहते हैं? तो नेहरू जी इसके समर्थन में थे। ठीक है, तो न ये पूरी तरीके से पूंजीवाद के में थे या न पूरी तरह से समाजवाद में थे। तो पूंजीवाद में असमानताएं बहुत थी, प्राइवेट उद्योग सिर्फ थे, शोषण हो रहा था, लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे, सॉरी पूर्ण लोकतंत्र था वहाँ पे, मगर पूंजीवाद वाले में। मगर समाजवाद में क्या था? सरकार का पूरा उद्योग सरकार का था, तो उसमें लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा चल रही थी। समानता तो थी, मगर प्रोत्साहन नहीं था कोई कि हाँ कोई आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। यहाँ पे सब लोग अपने अपने सब लोग मस्त हैं, कोई देश को आगे बढ़ाने और खुद को आगे बढ़ाने या कुछ इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें नहीं हैं उनके मन में कि जो उनको प्रेरित करें कि हमको आगे बढ़ना है और हमको विकास करना है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा है वो भी उतना ही संसाधन का यूज कर रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी उतना ही संसाधन का यूज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो नेहरू जी को बात जमी नहीं, तो उन्होंने कहा कि रुकिए, दोनों का मिश्रण करते हैं और तब उसमें लगाते हैं। तो दोनों को समाहित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में होते हैं और आर्थिक विकास की क्रिया में एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का संयोजन होता है। यह दोनों की बुराइयों को खत्म करके दोनों के सकारात्मक पक्ष को लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ठीक है, अगला है उदाहरण के लिए कौन कौन देश इस तरह से अपना रहे हैं? तो भारत है, चीन है, वियतनाम है। दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर चल रहा है। चीन में तो कहते हैं समाजवाद है, मगर समाजवाद इस तरह से नहीं होता कि आप जनता का शोषण कर रहे हैं। तो समाजवाद चीन में नहीं है, समझ लीजिए। वहाँ पे एक पूंजीवाद और इसका मिश्रण ये अब चल रहा है वर्तमान में। वियतनाम, ये सब देश हैं जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसके जो जनक थे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। तो विशेषता क्या है इसमें? तो संपत्ति और जो समाधान का स्वामित्व है वो राज्य मतलब सरकार के पास भी है और निजी या छोटे उद्योग के पास भी है। ठीक है, दोनों लोगों के पास है। तो इसमें राज्य मतलब सरकार जो होती है वो बड़े उद्योगों पर ध्यान देती है, बड़े बड़े चीज़ों को करना होगा तो वहाँ पे सरकार आएगी। और निजी व्यक्ति जो हैं ये छोटे छोटे काम को देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे उद्योग को लगाएंगे। तो इसमें संपत्ति का जो संपत्ति और संसाधन का स्वामित्व दोनों लोगों को है, निजी और सरकारी दोनों। आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन कैसे है? तो आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए नियोजन उपलब्ध है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन में जो है सरकार जो है योजना बनाएगी और वो डिसाइड करेगी कि हम किस उद्योग पे चलेंगे, किस उद्योग को हम लेंगे और कौन से उद्योग जो हैं लाइसेंस के द्वारा प्राइवेट लोग भी चलाएंगे। तो ये मामला होता है आर्थिक नियोजन में। अगला है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण। राज्य नियंत्रण करेगी किस पे? निजी व्यक्ति पे। तो जो कंपनी अगर निजी व्यक्ति खोला है तो अब मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं करने लगेगा। सरकार के रूल रेगुलेशन के अंदर इनको रह के काम करना पड़ेगा, निजी व्यक्तियों को या निजी कंपनियों को। तो ये होता है निजी स्वतंत्रता और नियंत्रण है। स्वतंत्रता भी आपको कि आप कर सकते हैं व्यापार वाणिज्य,
और उत्पादन, मगर आप कंट्रोल वे में करेंगे। आप पे युक्त युक्त पर मतलब कि निर्बंधन भी है, युक्ति युक्त निर्बंधन, आप पे नियंत्रण भी रहेगा। दूसरा, केंद्र सरकार योजना बनाएगी, तो मेन मुख्य योजना जैसे योजना आयोग बनाती थी और उसका इम्प्लीमेंट पूरे भारत में किया जाता था, उसी तरह से केंद्र में योजनाएं बनेंगी और उसका संपादन जो है सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण क्या है। तो उसमें होता है, गुण में होता है तेज आर्थिक विकास होता है। कैसे तेज आर्थिक विकास होता है? तो यह सार्वजनिक और निजी दोनों लक्ष्यों, जिसमें कल्याण और लाभ दोनों है। तो कल्याण मतलब है राज्य है तो राज्य तो कल्याणकारी कार्य करेगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य करेगा, और जो निजी है वो लाभ के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये लाभ के लिए काम करेगा तो ये तो प्रोत्साहन करेगा, और ये कल्याण करेगा लोगों का। तो लोग, जब कल्याण होगा लोगों का, तो ये जो है निजी के साथ मिल के बढ़िया से अपना 100% इनपुट दे के और राज्य का तेजी से विकास कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि राज्य कल्याणकारी अगर योजनाएं चलाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो वहाँ से लोग पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो क्या करेंगे? नौकरी ढूंढेंगे, तो प्राइवेट नौकरी देगा उनको, या सरकार भी नौकरी देगी, तो थोड़ा सा विकास जल्दी उसमें होगा। या तो पूंजीवाद वाले में देखिए, तो वहाँ पे भी शोषण था और इसमें भी शोषण था। समाजवाद वाले में शोषण का मतलब था कि आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था किसी को, कोई कितना भी तेज हो, कितना भी जानकार हो, वैज्ञानिक क्यों ना हो, उसको कोई मतलब नहीं, उसको भी उतना ही संसाधन मिलेगा जितना एक आम आदमी को मिलता है। ठीक है, तो ये बात ही तेज आर्थिक विकास जो होगा इसमें इसी तरह से होगा। ठीक है, अगला है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास किस तरह से होगा? तो विभिन्न क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, क्योंकि राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह असंबद्ध नहीं है। ठीक है, तो राज्य जो है हर क्षेत्र को ध्यान देगी, बीमारी में, शिक्षा में, उत्पादन में, तेल में, जल विद्युत में, देखिए हर तरीके से, खनन में, उत्पादन में, देखिए सरकारी कंपनी हर तरफ है, और कुछ शेयर उसमें प्राइवेट का भी है। तो संतुलित आर्थिक विकास होगा, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा विकास होगा। ठीक है, संसाधनों का उचित प्रयोग होगा। तो कैसे होगा? सरकार नियंत्रण करती है कि निजी क्षेत्र का कितना विस्तार होना चाहिए, इस पर जब भी आवश्यकता होगी राज्य उचित निर्णय लेता है, तो संसाधनों का उचित जो है उपयोग उसमें हो सकता है या होता है इसमें। ठीक है, और आर्थिक जो है समानता रहती है। आर्थिक समानता कैसे रहती है? तो कराधान प्रगतिशील है और धन का वितरण बेहतर है। तो कराधान भी टैक्स उस लगाती है सरकार, तो उससे जो है आर्थिक समानता बनी रहती है। ठीक, अन्य लाभ में क्या है? तो अन्य लाभ में जैसे श्रम कानून लगेगा, कराधान लगेगा, और जो है कर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे गरीब और कमजोर वर्गों को की हितों का रक्षा होती है इससे। तो सब्सिडी देती है सरकार, खाने के लिए देती है, हर चीज़ देती है, तो कल्याणकारी चीज़ों के लिए जो योजनाएं चलती है तो वो अन्य लाभ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं है? हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण पढ़ रहे हैं कि गुण क्या है उसको। तो गुण यही 2-4 गुण थे। ठीक है, दोष क्या है उसके? दोष में समन्वय का अभाव है, क्योंकि निजी का उद्देश्य है लाभ कमाना, और सार्वजनिक का मतलब राज्य का या सरकारी चीज का उद्देश्य क्या है? तो कल्याण करना। तो दोनों का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है, तो इसमें समन्वय बनाना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो इसमें लाल फीताशाही चलती है, और इसमें जो है भ्रष्टाचार चलता है। भ्रष्टाचार मतलब कि धन कमाने के लिए लोग रिश्वत दे के सरकारी कर्मचारियों को, और कहते हैं कि हाँ हमने भी मिलावट नहीं की है या इस तरह की चीज़ें नहीं की हैं, नकली दवाएं बेचना, नकली चीज़ों को बेचना, जैसे आप मूवी में देखते होंगे तो सब दिखाई देता है। तो उसे निजी किस तरह से अपना काम निकालने के लिए सरकार को रिश्वत देते हैं, तो ये सब दिक्कत इसमें आती है। अक्षमता रहती है, तो अक्षमता किस तरह से होगी? तो सुस्त नौकरशाही होती है, लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार व्यवस्था हो जाएगी, तो असक्षमता हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का डर होता है। तो राष्ट्रीयकरण का डर मतलब, तो इसे निजी भागीदारों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और बड़े निवेश करने के लिए हतोत्साहित करता है। कैसे करता है? जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो बैंक अपना खूब टेक्नोलॉजी लगा खूब विकास किया, तो तक पता चला सरकार आई कहे कि सबका राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो सबको राज्य अपने 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 कंट्रोल में ले लेगी, तो उससे जो है राष्ट्रीयकरण का डर रहता है लोगों को, तो इसलिए ज़्यादा विकास नहीं करते वो लोग, प्राइवेट और निजी वाले। तो निजी व्यक्ति ज़्यादा विकास इसीलिए नहीं करते क्योंकि सरकार कभी भी उनको अपने कब्जे में ले सकती है। बढ़ती असमानता, तो चूंकि संसाधनों के स्वामित्व, उत्तरदायित्व कानून और निजी संपत्तियों की अनुमति होती है, इसलिए असमानताएं थोड़ा बढ़ जाती हैं इसमें। तो निजी संपत्तियां बढ़ा सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर प्राइवेट बढ़िया सुविधा दे रहा है तो लोग उनके यहाँ जाएंगे, तो इनका प्राइवेट वाला अधिक विकास करने लगेंगे। जैसे अभी हुआ जियो जो आया बाद में आया, प्राइवेट था, अधिक विकास कर गया, BSNL वहीं धराशायी रह गया अभी,
अभी तक धराशायी ही है। हैशटैग जियो कितना भी ट्रेंड कराए कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, सब लोग जियो को छोड़ने के लिए कह रहे थे, मगर उतनी सुविधा नहीं दे पा रहा है कोई। BSNL भले सस्ता है, मगर उसकी जो जाएंगे गांव घुस जाएंगे तो कहीं उसका नेट ही नहीं पकड़ेगा, तो थोड़ा समस्याएं हैं इस तरह से। तो ये जो है दोष इसके हैं। किसके दोष थे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष गुण थे, तो इसको हमने समझा है। ठीक है, अगला है, तो अगला जो है इसके बाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्था आएगी। ठीक, तो चलिए उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसको समझिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा। तो जब इकोनॉमिक्स का जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये जो है सारे पॉइंट अगर उसमें आप ऐड करते हैं तो एक अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको परम लक्ष्य यही है ना कि मेंस लिखना है, कि बस प्री की तैयारी करते रहना है। तो इसमें प्री ओरिएंटेड भी है और दोनों है। तभी जब क्वेश्चन इसका कराऊंगा तब समझ में आएगा। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब उसको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले जो वीडियो है उसमें देखेंगे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या है।